नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का, जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी, मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था, 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। जिस निर्दोष राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई, हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये दंगा सड़क पे आमने सामने नहीं था। अगर पुलिस घर के अंदर घुसती तो लोग फिर कुछ और आरोप लगाते। पुलिस ने बचाव करने का अपना प्रयास किया, 4 कंपनियां वहां पे थी, और आप कह रहे हैं कि माननीय मोना जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस हल्दी की घटना को लेकर के नहीं, इस महाराजगंज कस्बे की घटना को लेकर के नहीं, ये उस समय बहराइच कस्बे में थे, और बहराइच कस्बे में इनकी गाड़ी पर हमला हुआ, जो वहां से 30-35 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक पथराव हुआ था। मैंने भी इनको कहा था, मैंने कहा देखो तुम्हारे उस क्षेत्र में दंगा हुआ है, तुम वहां तत्काल जाओ, लोगों को कंट्रोल करो। लेकिन उसको कैसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है? इन्होंने जो तहरीर दी वो दूसरे मामले में दी है, उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसको किस तरीके से जोड़ करके देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था, ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था। और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गईं, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ, और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने है।
और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। महोदय, जो बात यहां पर माननीय सदस्य शेखबाल महबूब ने संबल के बारे में लिखा, माननीय सदस्य कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी ने यह बात बहुत स्पष्ट की कि हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं। तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं उस नियत को। ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। एक दूसरा, आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। और क्या ये सच नहीं है? इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है। वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आप भी, आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरा नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है, और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है। बहराइच की घटना में या संबल की घटना में प्रशासन की कार्रवाई पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी न्याय संगत तरीके से आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने संबल की घटना को लेकर के एक जुडिशियल कमीशन गठित किया है। जुडिशियल कमीशन वहां विजिट कर रहा है, लगातार लोगों के बयान भी लेंगे, सभी पक्षों की बात को भी सुनेगा, सच को सामने लेके आएगा। लेकिन आपके अनावश्यक पत्थरबाजी से या फायर करने से, इल्लीगल आर्म से फायर करने से वहां पर शांति बहाल नहीं होने वाली है। और आप सौहार्द की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पुलिस छावनी में बदल दिया। अब देखो ना, धार्मिक स्थल से बिजली चोरी, यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इल्लीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है। और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है। उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। और याद रखना, सच्चाई जब सबके सामने आती है लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते
जो बराबरी नहीं कर सकते वे बुराई करते हैं, और यही बुराई आप कर रहे हैं। आपकी बुराई में न्याय नहीं झलकता, सत्य नहीं झलकता, ये पक्षपातपूर्ण है, और मुझे लगता है इससे लोकतंत्र की व्यवस्था मजबूत नहीं होती है, कमजोर होती है। आप तो सबको कटघरे में खड़ा करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर आप मानते किसको हैं? आप मानते किसको हैं? मुझे एक बात बताओ कि भारत के संविधान के अनुरूप माननीय उच्चतम न्यायालय, एक तरफ आपने सर्वे के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय की बात का स्वागत किया, और माननीय उच्चतम न्यायालय ही एक बात को कहता है, बार बार भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने समान नागरिक कानून की बात देश के अंदर लागू करने की कही है। और भारत अकेला देश है जिसमें बहुसंख्यक समाज अपने लिए विशेष अधिकार की मांग नहीं करता है, बल्कि एक समान नागरिक कानून की मांग कर रहा है। और अगर एक माननीय न्यायाधीश ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश ने उस समान नागरिक कानून की वकालत की, तो आप उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस राज्यसभा में दे दिए। या आपके दोहरे चरित्र को नहीं दिखा दो तो क्या है ये? आखिर दुनिया के अंदर यही हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब एक समान नागरिक कानून लागू करो। लेकिन अगर वही माननीय न्यायाधीश एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के कार्यक्रम के दौरान इस बात को कहते हैं कि दुनिया के अंदर ये है, अगर भारत के अंदर इसको मांग करने की वकालत हो रही है तो बुरा नहीं, और माननीय उच्चतम न्यायालय बार बार इसके बारे में सरकार को कह चुकी है। लेकिन आप लोग उसमें एक तरफ उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वे पर रोक लगाने का स्वागत कर रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई पर दी गई गाइडलाइन का स्वागत कर रहे हैं। उसका तो स्वागत हमने भी किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सरशः सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है। अक्सरशः। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही स्थिति है कि माननीय न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अगर वक्तव्य दिया समान नागरिक कानून के बारे में, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब के लोगों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ एक महाअभियोग की नोटिस ही देकर के आप सच को मुंह जबरदस्ती बंद करना चाहते हैं। और वहीं पे नहीं किया आपने, यहां पर भी आप चुप नहीं रहे। राज्यसभा के माननीय सांसद, माननीय सभापति तो भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे दी गई, इसलिए क्योंकि उन्होंने सदन स्मूथली चलाने के लिए सदन के सभी पक्षों से कहा। एक सभापति के रूप में, एक चेयरपर्सन के रूप में उनकी जिम्मेदारी यही है, उन्होंने इसी बात को कहा। लेकिन एक किसान का पुत्र कैसे इतनी बड़ी कुर्सी पे पहुंच गया, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास, यानी जबरदस्ती आप गन पॉइंट पर अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाओं से। मुझे लगता है ये चरित्र अच्छा नहीं है, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। हमें संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सीखना होगा।